हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखा करिए ताकि आपके डाउट्स ना रहें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो में आपके जितने भी ये टॉपिक्स मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी वो आपको अभी याद हो जाएं। तो देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा वर्कर। वर्कर मतलब काम करने वाला। तो ऐसा इंडिविजुअल जो किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे हम वर्कर बोलते हैं। तो एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, या हम किसी और लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वॉट एवर कैपेसिटी हाई और लो, जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आप सभी पढ़ते हैं, 11th में भी आपने पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अर्न टू लिविंग, आप अपना पैसे कमाने के लिए कोई भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड है या प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंक्लूड है उसे हम बोलेंगे वर्कर। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर की। यहाँ अगर हम टाइप्स की बात करें तो देखिए, 2 टाइप्स के वर्कर होते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और दूसरा होता है हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, सेल्फ मतलब खुद के लिए एम्प्लॉय करना, खुद के लिए काम करना। तो एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन, जो अपने लिए काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना प्रोफेशन यूज करते हैं, अपना प्रोफेशन करते हैं, वो उन्हें बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ये जो भी अर्न करेंगे उसे नाम दिया जाता है प्रॉफिट का। वो क्या होगा? प्रॉफिट। जैसे कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है तो वो अपनी कंपनी में जो काम कर रहा है वो कौन होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक। नाउ हायर्ड वर्कर। अब वही डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में जाकर अपनी सर्विस देता है तो उसे क्या बोलेंगे? हायर्ड वर्कर। तब उसे हायर्ड वर्कर बोला जाता है, ऐसा वर्कर जिसको हायर किया जाता है, जो दूसरे के लिए काम करेगा। तो दे रेंडर देयर सर्विस टू अदर्स एंड एज अ रिवॉर्ड गेट वेजेस या सैलरी, जिसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? या तो वेजेस मिलेगी या सैलरी मिलेगी, या मे बी दे आर पेड इन काइंड, या उन्हें काइंड में पेड किया जाता है। अब ये पेड इन काइंड क्या होता है? पेड इन काइंड मतलब आपको रहने के लिए दे दिया, खाने के लिए दे दिया, फोन फैसिलिटी आपको दे दी। ठीक है, वो होता है पेड इन काइंड। तो यहाँ ये जो अर्न करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? वेजेस या सैलरी। ठीक है। अब अगर हायर्ड वर्कर की फिर से हम बात करें तो इसमें हायर्ड वर्कर्स में 2 टाइप्स के वर्कर होते हैं, कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर जो डेली वेजर होते हैं, डेली काम करेंगे, डेली पैसे कमाएंगे, है ना। जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन उनके पास सैलरी भी नहीं होगी, वेजेस भी नहीं होगा। तो डेली वेजर्स जो परमानेंट बेसिस पे काम नहीं करते, इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती, जैसे कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, कोई पेंशन इन्हें नहीं मिलती, कोई इंश्योरेंस इन्हें नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ऐसे वर्कर्स को बोलेंगे हम कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर जो रेगुलर काम करते हैं, परमानेंट रोल होगा जिनका, और इन्हें सोशल सिक्योरिटी भी दी जाती है। ठीक है, ये हो गए हमारे रेगुलर वर्कर जो रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं। कैजुअल वर्कर जो कभी कभी काम करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली पर कुछ लोग मिठाइयों के स्टॉल लगा लेते हैं, तो वो क्या है? कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर जो जॉब पर जा रहे हैं डेली, है ना, वो हो गए रेगुलर वर्कर। ये आपको और लर्न कराने के लिए एक अच्छी एग्जांपल दे देती हूँ। कैजुअल वर्कर क्या हो सकता है? जैसे भंडारे का खाना, है ना, वो कभी कभी आपको मिलेगा। और रेगुलर वर्कर, रेगुलर में हम क्या बोल सकते हैं? दाल रोटी चावल जो डेली आप खा रहे हैं, है ना। तो ये केवल बेटा आपको समझाने के लिए, आप अपने एग्जाम में प्लीज मत लिख देना। ठीक, तो कैजुअल वर्कर समझ में आ गया और रेगुलर वर्कर। अब आगे चलते हैं। लेबर सप्लाई, थोड़ा ध्यान से समझना इस टॉपिक को क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। एक पर्टिकुलर वेज रेट पर जितना आप ऑफर करेंगे, अमाउंट ऑफ लेबर से यहाँ मतलब है वर्किंग आवर्स, जितना एक पर्टिकुलर वेज रेट पर जितना वर्किंग आवर्स ऑफर करेंगे, वर्कर किसी भी एक वेज रेट पर जितने घंटे ऑफर करता है कि भैया आप इतने पैसे दे रहे हैं तो हम इतने घंटे काम करेंगे, उसे हम बोलते हैं लेबर सप्लाई। ठीक है, जैसे सपोज आपको एक जॉब मिल जाती है जिसमें 30,000 सैलरी है
और उसमें आपको 6 आवर्स काम करना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका वेज रेट डिसाइड हो गया, वेज रेट, ठीक है। यहाँ सैलरी के साथ साथ आपका वर्किंग आवर्स भी डिसाइडेड है। तो यहाँ वेज रेट रिलेटेड होता है, वेज रेट से ही वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी लेबर सप्लाई। ठीक, जैसे सपोज आपने बोला कि काम, जैसे हम काम तो हम कर सकते हैं 10 आवर्स या 12 आवर्स, बट क्योंकि हमें वेज रेट, हम जो हमें सैलरी मिली है उसके अकॉर्डिंग हम केवल 6 घंटे काम करने के लिए रेडी हैं उस पर्सन का, हम 10 घंटे काम नहीं करेंगे, तो उसे बोलेंगे लेबर सप्लाई। क्लियर। अब लेबर फोर्स हम देख लेते हैं। लेबर फोर्स में देखिए 2 तरीके के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक वो जो काम कर रहे हैं, एक वो जो काम करना चाहते हैं बट अभी उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं लेबर फोर्स। तो रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। क्लियर। तो ये हो गए आपके लेबर फोर्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं और विलिंग टू वर्क मतलब काम करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें वेज रेट से कोई मतलब नहीं होता, वेज रेट से ये रिलेट नहीं होते, मतलब आपको काम करना है, आपको पैसों से मतलब नहीं है, काम होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसमें अब आप बोलेंगे कि मैम हम भी क्या लेबर फोर्स में इंक्लूड होंगे? तो नहीं बेटा, आप लोग लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं रहोगे। हमने भी क्या पढ़ा, जो काम करना चाहते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो पार्ट टाइम जॉब करता है तो वो इसमें इंक्लूड हो सकता है, बट फुल टाइम स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, फुल टाइम होम मेकर्स इंक्लूड नहीं होंगे, रिटायर्स पर्सन इंक्लूड नहीं होंगे, जो अपना काम करके रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर। तो ये इंक्लूड नहीं होते। बाकी अगर हाँ ऐसा कोई पर्सन है जिसे जॉब से हटा दिया गया है और वो जॉब ढूंढ रहा है तो उसे इंक्लूड किया जाएगा लेबर फोर्स में, राइट। तो ये हो गया हमारा लेबर फोर्स, जिसमें आपका जो काम कर रहा है वो और जो काम करना चाहता है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक, अब हम वर्कफोर्स की बात करें तो वर्कफोर्स क्या है? रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन। तो वर्कफोर्स में क्या आता है? रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली इन एम्प्लॉयमेंट, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो आता है आपके वर्कफोर्स में। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से, लेबर फोर्स में से अगर हम जो पर्सन काम नहीं कर रहे हैं उन्हें हटा दे तो क्या आ जाएगा? जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, है ना। तो 100 में से हमने माना था कि 40 तो वर्क कर रहे हैं, है ना, अभी काम कर रहे हैं, और 60 विलिंग है, काम करना चाहते हैं। तो अगर हम 100 में से 60 को हटा दें तो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं अभी। तो 40 क्या है आपकी वर्क फोर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है? लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को हटा दो, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, तो 100 में से वर्क फोर्स कितना था हमारा? 40, उसको हमने हटा दिया, तो ये जो 60 है जो विलिंग टू वर्क है, ये क्या है? आपके अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कौन होता है? अनएम्प्लॉयमेंट में कौन से वर्कर्स आते हैं? जो विलिंग टू वर्क हैं, ठीक है, जो काम नहीं कर रहे हैं बट काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला हमारा और बन जाता है लेबर फोर्स में। लेबर फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से आपके पास लेबर फोर्स भी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमें निकालनी हो या हमें फाइंड आउट करनी हो तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कितना निकला अभी हमारा? 60। साइज ऑफ लेबर वर्क फोर्स कितना था? 100 इंटू 100। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 60%। ये क्या हमारा? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो वर्क फोर्स है उसका साइज क्या है? वर्क फोर्स के बारे में अभी हमने बात की थी ना, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो उसका साइज देख लेते हैं। वो साइज क्या है हमारे इंडिया में? तो अप्रोक्सी 47.3 करोड़ पर्सन हैं जो वर्क फोर्स हैं, वर्क मतलब जो काम कर रहे हैं। इनमें से अगर मेल फीमेल की बात करें तो मेल है 70%, फीमेल है 30%। अब अगर रूरल और अर्बन की अगर हम बात कर लें तो रूरल में यही रेशियो, यही परसेंटेज आपकी है 75% जो वर्कफोर्स में है, जो काम कर रहे हैं। अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ 25% लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रेशियो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, वो अटपटा क्यों लग रहा है मैं बता देती हूँ। रूरल में देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ से होती है? हाँ, वेरी गुड, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर में हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल इंगेज्ड है ना। हमारे यहाँ के इंडिया के सबसे ज्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व हैं? एग्रीकल्चर में। ठीक है,
तो अगर इस 75% को हम मेल और फीमेल में कैटेगराइज करें तो देखिए यहाँ फीमेल जो है वो है 25%। मान लेते हैं कि 100 लोग हैं जो गांव के 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इन 100 में से 25 तो आपके होंगे फीमेल और 75 होंगे आपके मेल। ठीक है, तो यहाँ पर 75% रूरल में हम फ्रैक्शन वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हैं, 1/4 फीमेल है, 3/4 मेल है, या परसेंटेज में करना चाहो तो 25% फीमेल और 75% मेल। अर्बन की बात करें तो 25% लोग हैं जो वर्कफोर्स में इन्वॉल्व हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। यहाँ मेल और फीमेल में अगर हम कैटेगराइज करें तो फीमेल 1/5 है, 20%। बाकी जो 80% है, 4/5, वो क्या है, मेल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है इंडिया में, कहाँ से कितने लोग किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, उसके अगर हम बात करें तो देखिए 3 सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, है ना, यही 3 सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर आ गया आपका, माइनिंग आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में या फिशिंग आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो ट्रेड, है ना, खरीदना बेचना, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, ये सब कहाँ आ रहे हैं आपके, टर्शियरी सेक्टर में। ठीक, तो प्राइमरी सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, या यहाँ कितने लोग ऑक्यूपेशन, कितने लोगों के पास ऑक्यूपेशन है प्राइमरी सेक्टर में, 44.6%, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर। और अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 31% जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ से जनरेट होता है, हमारे टर्शियरी सेक्टर से। 24.4% एम्प्लॉयमेंट हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर से। अगर हम इसे रैंक वाइज कैटेगराइज करें तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है प्राइमरी सेक्टर, देन टर्शियरी सेक्टर एंड देन सेकेंडरी सेक्टर। तो ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एक चीज मैं और बता दूं बेटा, आप लोग ये परसेंटेज देख देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ये परसेंटेज आपको बुक के अकॉर्डिंग हो सकता है चेंज मिले, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो 44.6 बताया है लेकिन किसी बुक में तो 50% है। ठीक है, तो आप इस, या 40% है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, बुक टू बुक ये वेरी करेगा आपकी परसेंटेज। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डेटा देना है, आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप ये कर सकते हैं, उस डेटा के साथ ना आप अप्रॉक्सी वर्ड लगा दें। अगर हम अप्रॉक्सी वर्ड लगाते हैं तो वो डेटा रॉन्ग नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ जैसे नाम से आपको बता रहा है, जॉबलेस, जहां जॉब नहीं होगी लेकिन फिर भी कंट्री ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? देखिए, ग्रोथ करने के 2 ही तरीके होते हैं, है ना, प्रोडक्शन करने के या ग्रोथ करने के। तो ग्रोथ कैसे होती है, थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, या तो हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करें, या फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी हो, है ना, या तो एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा हो, हम ज्यादा लोगों को काम दे, या फिर टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी हो। ठीक है, तो जॉबलेस ग्रोथ, अब देखिए यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है, हम क्या करते हैं कि 2 मशीनों की जगह 4 मशीनें रख दी, उससे प्रोडक्शन तो हमारा अच्छा हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो नहीं जनरेट हो रहा ना। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों है, हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में? देखिए, हमारे यहाँ क्या है, एमएनसी ज्यादा है इंडिया में, और अगर हमें उन एमएनसी से टक्कर लेनी है, हमें मार्केट में स्टैंड करना है, मार्केट में अपनी रेप बनानी है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, तभी हम उनको कॉम्पिटिट कर पाएंगे। जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं हम अनएम्प्लॉयड भी ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट में पीछे रह जाते हैं। तो ये था हमारा जॉबलेस ग्रोथ। अब बात कर लेते हैं तो छोटे छोटे टॉपिक और हमारे, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, या वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन की बात करें तो कैजुअलाइजेशन, कैजुअल लेबर, उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भंडारा याद आ गया होगा आपको। कैजुअलाइजेशन, अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर टेंड टू राइज ओवर टाइम। ठीक है, तो कैजुअलाइजेशन, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैजुअल लेबर है ना, उनकी रेशियो ज्यादा होती जा रही है, जो उनके परसेंटेज है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है।
देन सेकेंड रीजन क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन। अब इनफॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले आप ये देख लीजिए, इनफॉर्मलाइजेशन को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल वर्कर, इनफॉर्मल वर्कर। फॉर्मल वर्कर कौन होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है, जहाँ आपके लॉज होंगे, आपके कुछ रूल्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जिनके कोई रूल्स नहीं होते, है ना। तो फॉर्मल वर्कर, इन्हें सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, ये अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता, ना तो उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ना ही उन्हें कोई ट्रेड यूनियन बनाने का राइट होता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि फॉर्मल जो वर्कर हैं ये आपके रेगुलर वर्कर हो गए, और इनफॉर्मल वर्कर कौन हो गए आपके फिर कैजुअल वर्कर। तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर इनफॉर्मल वर्कर्स की परसेंटेज तो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज करती है, लेकिन फॉर्मल वर्कर्स की कहीं ना कहीं रेशियो कम हो जाता है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। ऐसी सिचुएशन जहां पर कैजुअल वर्कर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, कैजुअल वर्कर्स बढ़ जाए, उसे कैजुअलाइजेशन। और ऐसी सिचुएशन जहां इनफॉर्मल वर्कर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाए, उनका जो रेशियो है वो बढ़ जाए, उसे बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो एक बार फटाफट जल्दी से रिकैप कर लेते हैं सारे चैप्टर को, जितने भी हमने टॉपिक्स आज पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा था वर्कर, एक ऐसा पर्सन जो किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड होता है, उसे बोलते हैं वर्कर। देन हमने देखा था सेल्फ एम्प्लॉयड या हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने लिए काम करता है, हायर्ड वर्कर जो दूसरे के लिए काम करेगा, है ना। हायर्ड वर्कर में फिर टू टाइप्स के वर्कर्स थे, कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर जो डेली वेजर्स होते हैं, डेली काम करेंगे, डेली पैसे कमाएंगे, कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। और रेगुलर वर्कर्स में इनकी परमानेंट जॉब होती है और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज इन्हें मिलती हैं। देन हमने देखा लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई जहाँ वेज रेट के अकॉर्डिंग वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाते हैं, वर्किंग आवर्स का ऑफर दिया जाता है ना। वो वर्कर डिसाइड करता है कि कितने वेज रेट पर वो कितने आवर्स काम करेगा। ठीक, तो ये लेबर सप्लाई हो गया। देन लेबर फोर्स, जिसमें आपका जो लोग काम कर रहे हैं वो और जो काम करना चाहते हैं वो दोनों इंक्लूड होते हैं, तो वो हो गया हमारा लेबर फोर्स। अब अगर इसमें से हम विलिंग वाले पर्सन को हटा दें, मतलब एक्चुअल वर्क वाले पर्सन निकालें, तो वो होता है वर्क फोर्स। और अगर हम विलिंग वाले पर्सन निकालें, एक्चुअल वालों को हटा दें, तो वो होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा था, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100। देन साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, वो हमने देखा था, मेल और फीमेल कितने हैं। देन रूरल और अर्बन में कितने कितने हैं। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है, प्राइमरी सेक्टर, देन टर्शियरी एंड देन सेकेंडरी। देन हमने बात की थी जॉबलेस ग्रोथ की, जहां पर ग्रोथ तो होती है लेकिन लोगों के पास जॉब नहीं होती, है ना। तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर हमने कैजुअलाइजेशन देखा, ऐसी सिचुएशन जहां कैजुअल हायर्ड वर्कर ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ रेगुलर वर्कर्स। इनफॉर्मलाइजेशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर इनफॉर्मल वर्कर्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल वर्कर। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आज के चैप्टर में केवल इतने ही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे वॉच कर पाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।